A very good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Uh, sir. good Good morning. morning, Good sir. morning. Good morning, sir. Good morning, sir. A very good morning to all of you. Now, actually, we were studying regarding transactional analysis. ना transactional analysis हम लोग पढ़ रहे थे. Now today we will discuss Good morning, sir. three important elements or three important components which were described by Mr. Eric. जो तीन अगले इम्पोर्टेंट है एलिमेंट्स है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. ये पिछली क्लास में अगर किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो वो मुझसे पूछ सकता है. अदरवाइज फिर हम लोग आगे के एलिमेंट्स पे बढ़े. लास्ट क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं था? अच्छा चलो देखो. टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द नेक्स्ट थ्री एलिमेंट्स एंड वन ऑफ द एलिमेंट इज ये किसी ने पढ़ा है कुछ इसके बारे में? कोई भी चीज पढ़े हो आगे कि आगे में क्या कहा गया है? हेलो, कोई रिप्लाई मुझे करे. No, sir. कुछ भी नहीं पढ़ा है. ईगो स्टेट्स के बारे में क्या कहा गया है? No, sir. Parent, adult और child में divide की. पेरेंट और चाइल्ड में डिवाइस है. अच्छा चलो इसको ज्यादा ये ना किया जाए, मैं ही स्टार्ट करता हूँ. ठीक है. आज हम लोग तीन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे उनके. इन्होंने मिस्टर एरिक ने जो बताया है उसके आज तीन अलग अलग और जो डिफरेंट कंपोनेंट्स थे उसके बारे में आज थोड़ा बात कर लिया जाए कि उसमें उन्होंने क्या कहा है. ठीक है. एक सेकेंड बस. हाँ देखो, बेसिकली ट्रांजेक्शनल एनालिसिस इज बेसिकली कंसर्न विद दिस 7 एलिमेंट्स. ये सब दिख रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. हाँ ठीक है. तो फर्स्ट वाज एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. सेल्फ अवेयरनेस का हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट्स. इसको आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे. एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शंस कोशिश करूंगा कि इसको भी आज कवर कर लूं. और स्क्रिप्ट एनालिसिस एक ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कोशिश करेंगे. मतलब ये नेक्स्ट थ्री को कोशिश करते हैं कि ईगो स्टेट्स, ट्रांजेक्शंस और स्क्रिप्ट एनालिसिस तीनों को आज मैं बता सकूं. ठीक है. और फिर लास्ट में रह जाएगा गेम्स एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ लाइफ पोजिशंस एंड स्ट्रोकिंग. ये बाद के लिए रह जाएगा. ठीक है. कोई मुझे बताया कि व्हाट इज स्टेटेड अंडर ईगो स्टेट्स. ये ईगो स्टेट्स में इन्होंने क्या कहा होगा या किन बातों को डिस्क्राइब किया गया है? ईगो स्टेट्स. अच्छा चलो मैं बताता हूँ. देखो ईगो स्टेट्स में बेसिकली सब लोग कहते हैं, किसी से भी पूछो तो बोलेंगे कि सर बेसिकली मिस्टर एरिक हैज डिवाइडेड द पर्सन्स और अ पर्टिकुलर लाइफ इन थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड दैट इज चाइल्ड, एडल्ट एंड पेरेंट. ठीक है. यही कहना होता है बच्चों का. नाउ टेल मी ऑन व्हाट बेसिस दिस पर्टिकुलर थ्री सेगमेंट्स हैव बीन क्रिएटेड और थ्री सेगमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड. व्हाट इज द बेसिस? किस आधार पे इन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है? चाइल्ड अलग, एडल्ट अलग और पेरेंट्स अलग. किस बेसिस पे? Information processing. इंफॉर्मेशन प्रोसेस. अच्छा चलो मुझे एक चीज का जवाब दो. सपोज अ स्टूडेंट इज देयर, अ स्टूडेंट एंड हिज एज इज 14 years. नाउ टेल मी, he will belong to child category or adult category? Child. The Child. 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 अच्छा. Child. Tell me why. What was the information which was provided by me to you? What was the information? मैंने आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. मैंने कहा कि एक लड़का है जिसकी एज 14 years है, वो किस कैटेगरी में जाएगा. मैंने केवल इतना ही आपको कहा था. कि मैंने कुछ और कहा था? No, sir. यही कहते हैं. बिल्कुल यही कहा था. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं. देयर इज अ स्टूडेंट और देयर इज अ बॉय whose age is 14 years, whether he will belong to child or adult category.
अब आप लोग कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, जो रिप्लाई कर रहे हो कम से कम वो भी तो करो। चाइल्ड सर। अच्छा चाइल्ड चाइल्ड। कैटेगरी सर। अच्छा चलो देखो, मैं यही आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली एज पर मिस्टर एरिक, basically we are studying about transactional analysis, and Mr. Eric has divided all the human life, all the life, in three important parts or three important categories or three important components. Number one is child, number two is adult, and third one is parent. And the basis of segmentation is not years. The basis of segmentation is not years. उम्र के आधार पे उन्होंने तीन कैटेगरीज में नहीं बांटा है। ठीक है, तो जब मैंने आपसे पूछा कि एक बच्चा है, सॉरी एक लड़का है जिसका एज 14 इयर्स है, वो किस कैटेगरी में जाएगा, तो आपका जवाब होना चाहिए था एज पर ट्रांजेक्शनल एनालिसिस द इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, बिकॉज इन ट्रांजेक्शनल एनालिसिस द बेसिस फॉर सेगमेंटेशन इज नॉट ईयर्स। उम्र के आधार पे नहीं बांटा गया है। ठीक है, तो क्योंकि उम्र के आधार पे ही नहीं बांटा गया है तो इंफॉर्मेशन मेरी इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, केवल दो ही चीजें बताई कि एक लड़का है जिसकी एज 14 साल है, तो लड़का है तो लड़का, और जेंडर के आधार पे तो उन्होंने नहीं बांटा है, वो भी बात खत्म। और दूसरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी कि उसकी एज 14 ईयर्स है, एज के बेसिस पे भी नहीं बांटा है। ठीक है, सो द इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट। We can't say whether he belongs to child ego state, whether he belongs to adult, or whether he belongs to parent. वो कहा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, देखो, now what is the basis for segmentation? On what basis Mr. Eric has basically divided all the persons or all the human lives in three important categories, or in three important categories: characteristics, features, किसी की फीचर्स को जानिए, किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानिए, मतलब किसी की खूबियां, किसी की विशेषताएं, उसको आप पता लगाइए। देन यू डिसाइड अबाउट दैट वेदर दैट पर्टिकुलर पर्सन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। चलो अब मैं दोबारा आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं और उसमें थोड़ा सा मैं थोड़ा सा मामले को ट्विस्ट कर रहा हूं। ठीक है, जैसे एक 14 इयर्स का लड़का है, मान लो आपके घर में है एक 14 इयर्स का लड़का है, और क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा मोबाइल देखने वाले लोग हो, आप लोग हर कोई अपने आप को समझे, आप लोग बहुत ज्यादा मोबाइल देखने वाले लोग हो, और आपके घर में एक 14 साल का लड़का है। ठीक है, उसने देखा कि आप बहुत ज्यादा मोबाइल देख रहे हैं, वो आपके पास आया और बोला कि प्लीज डू नॉट सी मोबाइल फॉर लॉन्गर टाइम्स बिकॉज इट विल इफेक्ट योर आईज इन अ नेगेटिव मैनर, इट विल हैव ए नेगेटिव इंपैक्ट अपॉन योर आईज। उस 14 साल के लड़के ने आपको कहा कि मोबाइल ज्यादा मत देखा करिए क्योंकि आपकी आंखों पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, नाउ टेल मी वेदर दिस पर्टिकुलर boy of 14 years age, whether he belongs to child category, whether he belongs to adult category, or whether he belongs to parent category? पेरेंट। parent category। अच्छा सर चलो, एज पर कम से कम आप ट्रांजेक्शनल इतना समझ, एनालिसिस। हाँ ठीक है, कम से कम आप ये समझ रहे हो ना। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले बस मेरी ये बात समझ लो कि बेसिस फॉर सेगमेंटेशन इज नॉट एज, इट इज बेसिकली फीचर्स, इट इज बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, बेसिकली मिस्टर एरिक हैज स्टेटेड अबाउट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया हुआ है। ठीक है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको देखते हुए देखना है, यानी उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए अप्लाई करना है कि वेदर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इज एप्लीकेबल अपॉन चाइल्ड, और एप्लीकेबल अपॉन एडल्ट, और इट इज एप्लीकेबल अपॉन पेरेंट कैटेगरी। ठीक है, उस बेसिस पे आपको डिसाइड करना है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक बस याद रखना कि बेसिस फॉर सेगमेंटेशन एज नहीं है। ठीक है, देखो उसके बाद सेकंड उसमें उन्होंने दिया है कि ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस जैसे कम्युनिकेशन में हम लोग जानते हैं, अ कम्युनिकेशन इज कंप्लीट व्हेन फीडबैक इज बेसिकली गिवन बाय द रिसीवर। ये हम लोग पढ़े थे ना कि कम्युनिकेशन में क्या कहा जाता है कि कम्युनिकेशन साइकिल इज बेसिकली कंप्लीट व्हेन सपोज a sender is giving certain messages or he is communicating with a particular person, and the receiver he receives the messages and sends certain feedbacks to the sender. ठीक है, and when these feedbacks are received by the sender, then the communication process is complete. ये कहा जाता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, मतलब कि सेंडर ने कुछ बोला, रिसीवर ने उसे रिसीव किया, और रिसीवर ने दोबारा कुछ फीडबैक दे दिया जो सेंडर तक पहुंच गया। तो ये पूरा कम्युनिकेशन साइकिल है। अब
मिस्टर एरिक किस चीज की बात कर रहे हैं ट्रांजेक्शन एनालिसिस में? ही इज टॉकिंग अबाउट ट्रांजेक्शंस. नाउ अकॉर्डिंग टू मिस्टर एरिक बेसिकली देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस. ये कहते हैं तीन प्रकार के ट्रांजेक्शंस है. ठीक है, तीनों ट्रांजेक्शंस को इन्होंने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि ट्रांजेक्शंस कैसा होता है. एक को इन्होंने कहा कि कंप्लीट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शंस. एक होता है कि जो पूरी कंप्लीट ट्रांजेक्शंस मानी जाती है, उसके लिए उन्होंने क्या कहा है. फिर एक को कहा है क्रॉस ट्रांजेक्शंस. कुछ ट्रांजेक्शंस इनकी नजर में है जो क्रॉस ट्रांजेक्शंस की कैटेगरी में आता है. ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या कहा है. और फिर एक थर्ड कैटेगरी है, ठीक है, वो मुझे बहुत उसका एग्जैक्ट नेम नहीं ध्यान आ रहा है. ठीक है, लेकिन उसमें उन्होंने अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ कि वो कौन सी कैटेगरी है. ठीक है, लेकिन इन ऑर्डर टू नो अबाउट द ट्रांजेक्शंस यू मस्ट नो अबाउट द सेल्फ अवेयरनेस स्टेज. जो सेल्फ अवेयरनेस मैंने पिछले क्लास में बताया था, वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए. अगर अवेयरनेस लेवल आपको पता है और ईगो स्टेट पता है, तो आप ट्रांजेक्शंस को भी इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे, आसान से समझ जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. उसके बाद फिर लास्ट पोर्शन जो आज आपको बताऊंगा स्क्रिप्ट के बारे में. स्क्रिप्ट को भी इन्होंने काफी हद तक डिटेल में बताया हुआ है. ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रिप्ट. ये वर्ड जो स्क्रिप्ट है, इससे आप लोग समझते क्या हो? ये जो वर्ड है, इंग्लिश वर्ड स्क्रिप्ट, इसका मतलब क्या हो? Sir, a detailed story. और डिटेल्ड स्टोरी. जैसे मैंने कहा आपको कि मान लो कोई मूवी है, सपोज डीडीएलजे है. ठीक है, मैंने आपको कहा कि टेल मी द स्क्रिप्ट ऑफ डीडीएलजे. देन व्हाट यू विल अंडरस्टैंड दैट टेल मी द फुल स्टोरी ऑफ डीडीएलजे, और इट इज स्केच, इट इज डॉक्यूमेंट, जिसको हिंदी में सुनते हैं ना पटकथा. पटकथा को क्या बोला जाता है? पूरी डिटेल स्टोरी कि उसका एक शॉर्टर वर्जन. डिटेल स्टोरी. हेलो, क्या चीज? डिटेल स्टोरी. ओके, देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट की बात उन्होंने कहा है. ठीक है, अब स्क्रिप्ट कैसे समझोगे किसी चीज की? उन्होंने क्या कहा है कि बेसिकली एक पर्सन की स्क्रिप्ट, दैट मीन्स उसकी उसकी जो रियल स्क्रिप्ट है, उसको जब आप समझ जाओगे, if you know about the script of any particular person, then you can know about his behavior. Now in order to understand another person, you have to study about the script of that particular person. That means sketch or document of that particular person in order to know about his behavior. ठीक है, और दोनों की जब स्क्रिप्ट पता चल जाएगी, तो फिर आपको कंप्लीट ट्रांजेक्शंस या कंप्लीट उसकी दोनों के इंटर रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा. ठीक है, तो चलो आज इसको स्टार्ट करते हैं, और उस बीच में अगर फिर कोई डाउट होता है तो फिर आप मुझसे पूछिएगा. ठीक है, हाँ, ये आपको दिख रहा है ना? यस सर. ओके, देखो, सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट्स. ठीक है, उन्होंने ईगो स्टेट्स को बताया हुआ है. नाउ ये पहले थर्ड लाइन से देखिए, जो थर्ड पॉइंट है यहां से देखिए. ईगो स्टेट्स आर पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग एट एनी टाइम. यानी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी भी समय, किसी व्यक्ति के द्वारा, कोई भी व्यक्ति, हाउ ही इज थिंकिंग, how he is feeling, and how he is behaving. That particular thing, all these three things, that means the person's way of thinking, his feeling and behaving at any time describes his ego states. ठीक है, तो ईगो स्टेट्स का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी समय पे कैसे सोच रहा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, क्या क्या फील कर रहा है. ऑल दीज थ्री थिंग्स विल डिफाइन हिज ईगो स्टेट्स. नाउ the ego plays an important role in human behavior. Yes, very good, very important कि हर human behavior में क्या है? Ego plays an important role. Now people interact with each other in terms of psychological positions or behavioral pattern known as ego states. अब इनका क्या मानना है, मिस्टर एरिक का? इनका ये मानना है कि हर व्यक्ति अलग अलग समय पे अलग अलग सोच के साथ, अलग अलग फीलिंग्स के साथ, अलग अलग तरीके से बिहेव करता है. सो when people they interact with each other, इसलिए कोई भी व्यक्ति जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, किसी एक व्यक्ति के साथ या दूसरे या तीसरे और कई और व्यक्तियों के साथ जब वो इंटरेक्ट करता है, देन ही इज बेसिकली इंटरेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल पोजिशंस. तो वो किसी साइकोलॉजिकल पोजिशंस पे होता है.
वो किसी अदर ही साइकोलॉजिकल पोजिशंस पे होता है, जो यानी उसका बिहेवियरल पैटर्न इट इज क्वाइट डिफरेंट, इट इज क्वाइट सेपरेट, एंड दिस पर्टिकुलर हिज साइकोलॉजिकल पोजिशन एंड बिहेवियरल पोजिशन इज नोन एज ईगो स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझो। सपोज आप लोग अपने आप को समझना, ठीक है। सपोज यू वांट टू इंटरेक्ट विथ टू पर्सन्स, ठीक है। आपको मान लो इंटरेक्ट करना है दो लोगों के साथ। एक करना है विथ योर टीचर, सपोज मुझे ही समझ लो कि सपोज यू हैव टू इंटरेक्ट विथ आनंद सिंह, एंड सपोज यू हैव टू इंटरेक्ट विथ सपोज योर फ्रेंड, आपका जो भी दोस्त है उसके बारे में समझ लो। आप अपने दोस्त के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हो और एक मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाहते हो। तो इनका क्या मानना है, मिस्टर एरिक का, कि व्हेन पीपल इंटरेक्ट विथ अदर पर्सन्स दे आर इन डिफरेंट साइकोलॉजिकल पोजिशंस। यानी आप जब मुझसे इंटरेक्ट करने आओगे तो आप अलग साइकोलॉजिकल पोजीशन पे होगे और आपका बिहेवियरल पैटर्न अलग होगा, ठीक है। और वैसे ही जब आप अपने दोस्त के साथ इंटरेक्ट करने जाओगे, हो सकता है कंटेंट बिल्कुल सेम हो, जो आप मेरे साथ इंटरेक्ट करने वाले हो वही सेम आप अपने दोस्त के साथ भी इंटरेक्ट करोगे, लेकिन दोनों के साथ सेम मैनर में नहीं करोगे। व्हाई? बिकॉज साइकोलॉजिकल योर साइकोलॉजिकल पोजीशन विल बी डिफरेंट इन बोथ दिस कंडीशंस, वो दोनों कंडीशंस में अलग अलग होगा। सो योर बिहेवियरल पैटर्न, जो आपका मैनर ऑफ बिहेव होगा, वो बिल्कुल अलग अलग होगा, दोनों पर्सन्स के साथ अलग अलग होगा, ठीक है। ऑल्दो द मैटर ऑफ इट्स सेम, what you are going to discuss with your teacher and what you are going to discuss with your friend, the matter is very same, but since you are interacting with different persons, that's why your psychological position or your behavioral pattern will be different, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि वो दोनों कंडीशंस में डिफरेंट होगी, ठीक है। देखो अब आगे ये क्या कहते हैं, ये बहुत बीच में बच्चे शुरू में नहीं जुड़ते हैं फिर। हाँ देखो इनका ये क्या मानना है, बेसिकली देयर आर 3 इंपॉर्टेंट ईगो स्टेट्स। इन्होंने कहा कि 3 अलग अलग ईगो स्टेट्स होते हैं, ठीक है। इनके द्वारा कि इन्होंने माना है कि 3 अलग अलग ईगो स्टेट होते हैं। ईगो स्टेट्स दे आर चाइल्ड, एडल्ट एंड पेरेंट, ठीक है। एक को चाइल्ड ईगो स्टेट, एडल्ट ईगो स्टेट एंड पेरेंट ईगो स्टेट। यहां ध्यान रखना, इन्होंने कहीं पे भी ये नहीं कहा है कि हम एज की कैटेगरी में आपको डिफाइन कर रहे हैं। और ये बात कैसे उन्होंने कहा है, ये अगली लाइन में इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया है। देखो, अ पर्सन ऑफ एनी एज हैव दीज ईगो स्टेट्स इन वेरिंग डिग्री, इन वेरिंग डिग्री, ठीक है। यानी कोई भी व्यक्ति, वो चाहे किसी भी एज का हो, अ पर्सन ऑफ एनी एज, कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी एज का हो, हैव दीज ईगो स्टेट्स, वो किसी भी ईगो स्टेट में हो सकता है। सपोज मैं आप ही लोग की बात कर रहा हूं, सपोज अ स्टूडेंट ऑफ बीकॉम ऑनर्स इज देयर एंड हिज एज इज 19 ईयर्स, 19 साल का एक लड़का है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा, अ पर्सन ऑफ एनी एज, मान लो उसको हम लोग मान लिए अ स्टूडेंट ऑफ 19 ईयर्स, हैव दीज ईगो स्टेट्स इन वेरिंग डिग्री, यानी वो चाइल्ड की कैटेगरी में भी जा सकता है, चाइल्ड ईगो स्टेट में भी, एडल्ट ईगो स्टेट में भी, पेरेंट ईगो स्टेट में भी जा सकता है, वो किसी भी ईगो स्टेट में जा सकता है इन वेरिंग डिग्री, ठीक है। बट हो सकता है कि उस खूबी, जिस भी खूबी की हम लोग बात कर रहे हैं, सपोज गुस्सा आना, ठीक है, तो वो वेरिंग डिग्री, हो सकता है कि वो गुस्सा आना इंपॉर्टेंट फीचर हो किसका, एडल्ट का हो, बट अगर वो उसको हम लोग उस पर्टिकुलर व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं, मान लो वो चाइल्ड में है, तो उसके ऊपर हो सकता है लो लेवल का हो, लो लेवल का गुस्सा आना हो। तो डिग्री वेरी कर सकती है कि ज्यादा या कम, बट ऑल द फीचर्स मे बी फाइंड इन एनी पर्सन, अ पर्सन ऑफ एनी एज हैव दीज ईगो स्टेट्स। ये तीनों ईगो स्टेट्स की जो फीचर्स हैं वो किसी भी व्यक्ति में हो सकती हैं, अलग अलग लेवल की, अलग अलग डिग्री की, किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, बट हर कैटेगरी में, हर एज में आपको ये तीनों ईगो स्टेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। नाउ अ हेल्दी पर्सन इज एबल टू मूव फ्रॉम वन ईगो स्टेट टू अनदर, और अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है, हेल्दी पर्सन है, तो वो एक ईगो स्टेट से दूसरे ईगो स्टेट में इजिली जा सकता है, ठीक है। इसको देखा जाए तीनों ईगो स्टेट्स हैं क्या। देखो नंबर 1 इज पेरेंट ईगो स्टेट, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने डिफाइन किया है पेरेंट ईगो को, देखा जाए वो क्या है। द पेरेंट ईगो स्टेट मीन्स दैट द वैल्यूज, द एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स ऑफ पेरेंट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। इनका ये मानना है कि पेरेंट ईगो स्टेट्स
जो बेसिकली बात कर रहे हैं ये, उसमें बेसिकली किस चीज की बात होती है? about values, about attitudes, and about behaviors of parent, and they have taken it as an integral part of personality of an individual. माना गया है कि पेरेंट ईगो स्टेट में बेसिकली वह लोग होते हैं, वैसे लोग होते हैं जिनकी पर्सनैलिटीज में वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स, ये तीन का ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट पाया जाता है। ठीक है, दे टॉक अबाउट वैल्यूज, दे आर मोर कंसर्न अबाउट एटीट्यूड्स, एंड दे आर वेरी फोकस्ड अबाउट देयर बिहेवियर्स। ठीक है, ये सारी चीजों पे उनका फोकस ज्यादा रहता है, उनकी पर्सनालिटी पे ये सारी चीजों की झलक जो है आपको देखने को मिलेगी। दिस पीपल टेंड टू टॉक टू अ पीपल एंड ट्रीट अदर्स लाइक चिल्ड्रन। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो जब भी दूसरे किसी से बात करते हैं तो दूसरे को बिल्कुल बच्चा समझ के बात करते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो वैल्यूज की, एटीट्यूड्स की, या उनका वो बिहेवियर पे अपना ज्यादा फोकस रखते हैं, तो बेसिकली दिस पीपल टेंड टू टॉक, जब ये हमेशा किसी से बात करते हैं, देन दे ट्रीट अदर्स लाइक चिल्ड्रन। ये दूसरे को क्या करते हैं, वो बच्चे की तरह समझाते हैं, जैसे उसे बच्चा समझ रखा है, और उस टाइप से वो ट्रीट करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन विद पेरेंट ईगो स्टेट्स आर, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जो पेरेंट ईगो स्टेट के लोगों में आपको देखने को मिलेगा, दैट दे आर जजमेंटल, यानी कोई चीज जज करने वाला, सीधा सीधा उसकी डिसीजंस जो लेने वाले नहीं होते हैं, जजिंग दैट मींस गिविंग डिसीजंस, फाइनल डिसीजंस। ठीक है, वैसा डिसीजंस लेने वाले होते हैं। रूल मेकिंग, ये लोग रूल मेक करते हैं। ठीक है, रूल मेकर, ये कहीं ना कहीं रूल बनाने वाले होते हैं। मोरलाइजिंग, ये कहीं ना कहीं आपको अप्रेस करने वाले, जैसे हौसला बढ़ाना। ठीक है, तो दे मोरलाइज, वो हौसला बढ़ाने वाले होते हैं। ओवर प्रोटेक्टिव, वो कहीं ना कहीं आपको जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए वो करते हैं। इनडिस्पेंसिबल, दैट मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में होते हैं। जैसे इसको एग्जांपल समझते हैं तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कहा, दे ट्रीट अबाउट वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स, एंड दे टेंड टू टॉक टू द पीपल एंड ट्रीट लाइक चिल्ड्रन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 4-5 लड़कों का ग्रुप है। ये चारों पांचों लड़के कौन है? बीकॉम ऑनर्स के लड़के हैं। ठीक है, चारों पांचों। ठीक है, आप ही लोग फर्स्ट ईयर के लड़के हैं, 5 लोग। ठीक है, और ये लोग बात कर रहे हैं आपस में कि चलो हम लोग चला जाए घूमने बाइक से। आज जो है बाइक, सारे लोग बाइक लेके आओ, और 5 लोग हम लोग बाइक से कहाँ चलेंगे? चलेंगे 100 किलोमीटर सवे से इलाहाबाद हम लोग चलेंगे। इलाहाबाद चलेंगे और वहां कुछ पिकनिक करेंगे, और फिर हम लोग वहां से वापस आएंगे। ठीक है, तो उसमें कोई एक बच्चा क्या कह रहा है कि नो नो, बाइक से जाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो दूसरे किसी ने अगर रिएक्ट किया तो उसको उसने कहा कि तुम समझते नहीं हो, अभी शांत रहो, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। ठीक है, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर द बिहेविंग और द पर्सनैलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट इज लाइक ही इज ट्रीटिंग द सेकेंड बॉय एज चिल्ड्रन। तुम कुछ समझते नहीं हो, मेरी बात को सुनो। दैट मीन्स हिज, वो अपने आप को क्या दिखा रहा है कि मैं बिल्कुल एल्डर स्टेट का हूं, मैं थोड़ा बड़ा, मैं आपसे ज्यादा मैच्योर हूं, मैं ज्यादा समझने वाला हूं, तुम मेरी बातों को सुनो। That means he is treating the second boy as children. तो at that point of time, that particular student जो समझा रहा है, he will be regarded as that he is in parent ego state. वह उस समय किस में है? parent ego state में है। ठीक है, जैसे इसमें जजमेंटल दिया हुआ है। ठीक है, जजमेंटल। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे इसी 5 बच्चों में किसी ने कहा कि अच्छा पहले मुझे घर पे पूछ लेने दो। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि मैं ये जानता हूं कि मेरे पेरेंट तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, मेरे पेरेंट मैं जानता हूं कि बिल्कुल मुझे अलाउ नहीं करेंगे कि बाइक से आप इलाहाबाद जाओ, मुझे अलाउ नहीं करेंगे। वो पेरेंट्स के पास गए और वहां पे उन्होंने पूछा कि पिताजी मुझे बाइक से जाना है इलाहाबाद अपने 5 फ्रेंड्स के साथ, क्या मैं चले जाऊं? फादर क्लियर कट, नो। दैट इज जजमेंटल, इज गिविंग हिज ऑर्डर, नो यू डोंट, यू आर नॉट सपोज टू गो देयर विथ बाइक और ऑन बाइक। ठीक है, वो सीधा सीधा कहेंगे कि नो। तो ये क्या है? पेरेंट ईगो स्टेट। वो फादर उस समय क्या है? वो जजमेंटल है। जैसे रूल मेकिंग, जैसे मान लो आप ही 5 में कोई एक ज्यादा होशियार लड़का है। ठीक है, कोई भी ट्रिप बनती है तो वो आप लोग को समझाने लगता है कि देखो हमें ऐसे जाना है, पहला रुकना हमें कहाँ होगा, जैसे ही हम लोग बनारस क्रॉस करेंगे एक ढाबे पे रुका जाएगा, चाय पिया जाएगा। दैट मीन्स ही इज डिसाइडिंग अबाउट द रूल्स, हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस पर्टिकुलर ट्रिप, हु विल ब्रिंग व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, कौन कितने पैसे ले आएगा, कौन घर से क्या चीज लाएगा, ही इज डिसाइडिंग। अब हर ग्रुप में होता है, हर बच्चों के ग्रुप में कोई एक ऐसा होता है जो लीडर टाइप का बिहेव करता है,
ही इज डिसाइडिंग अबाउट द रूल्स। ठीक है, जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है तो वो बताएगा पहले तू जा, उसके बाद ये जाएगा, उसके बाद मैं जाऊंगा, पहले तू बॉलिंग कर, चल तू वहां फील्डिंग कर। सो ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स, ही इज बेसिकली मेकिंग द रूल्स। दैट पर्टिकुलर बॉय, ही इज इन द पेरेंट ईगो स्टेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब आप लोग खेल रहे हो या कहीं जा रहे हो तो ये जो रूल्स बनाने वाला जो काम करता है जो लड़का, वो पेरेंट ईगो स्टेट में है। ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मोरलाइजिंग, जैसे हौसला बढ़ाना, ये जरूरी नहीं है कि पेरेंट का मतलब कि केवल बड़े ही, ठीक है, बड़े तो जरूर आपके घर वाले जरूर हौसला बढ़ाते होंगे कि यू हैव टू गिव एग्जाम्स वेरी गुड, यू कैन डू बेटर, वेरी गुड। ठीक है, तो वो तो ठीक है कि वो पेरेंट ईगो स्टेट में है। बट जैसे एक एग्जांपल समझो कि सपोज यू आर प्लेइंग अ क्रिकेट, ठीक है, और ओपोनेंट का बेस्ट बॉलर अब बॉलिंग करने वाला है और लास्ट ओवर में कुछ ज्यादा रन चाहिए, और कोई एक आपका फ्रेंड जो है बैटिंग कर रहा है, तो आप लोग उसको चीयर अप कर रहे हैं कि यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, तुम बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो नाउ यू आर मॉरलाइजिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन और योर फेलो पार्टनर, योर फ्रेंड। आप वहां पे क्या कर रहे हो? यू आर मॉरलाइजिंग हिम, आप उसके मॉरल को हाई कर रहे हो, आप उसकी हौसला अफजाई कर रहे हो। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, all the friends who are moralizing their friends, all those friends, they are in parent ego state, because according to Mr. Eric, moralizing is a feature, it is a characteristic of parent ego state। ठीक है, तो उस समय आप लोग क्या है, मॉरलाइजिंग कर रहे हैं। तो क्योंकि आप मॉरलाइजिंग कर रहे हो तो आप लोग पेरेंट ईगो स्टेट में माने जाएंगे। ओवर प्रोटेक्टिव, उसी 5 बंदों में एक कोई कह रहा है कि अरे जब चलना ही है तो गाड़ी से चल चलो, है ना, कोई एक कार रिजर्व कर लिया जाए, कार से चला जाए। ठीक है, बाइक से जाना बहुत अच्छी बात नहीं है, कोई हादसा हो सकता है। दैट मीन्स ही इज नॉट ओनली प्रोटेक्टिव, और कार पे भी कह रहा है नहीं नहीं कार से भी नहीं, चलो एक बड़ा टेम्पो ट्रेवलर कर लिया जाए, वी विल सेफ, अगर लड़ेगा भिड़ेगा भी तो हम लोग बच जाएंगे। तो जो ओवर प्रिकॉशन, ओवर प्रोटेक्टिव इन नेचर, ठीक है, पेरेंट्स का ओवर प्रोटेक्टिव होना बिल्कुल सही है, बट दिस इज नॉट ओनली द फीचर ऑफ। वहां पे मिस्टर एरिक क्या कर रहे हैं, पिछली स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था ना, देखो यहाँ पे अ पर्सन ऑफ एनी एज हैव दीज ईगो स्टेट इन वेरिंग डिग्री। ठीक है, वो डिग्री वेरी करेगी, बट ये सब में होता है। तो ओवर प्रोटेक्टिव, यस, पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स जो हमारे माँ बाप होते हैं, दे आर ओवर प्रोटेक्टिव, वो हमको लेके ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। तो उनमें वो डिग्री ज्यादा होती है, वो हाई मतलब ओवर प्रोटेक्शन या प्रोटेक्शन या ये जो प्रोटेक्टिव का जो लेवल होता है ओवर प्रोटेक्टिव का, उनमें ज्यादा होता है। बट ऐसा नहीं होता है कि आपके दोस्तों में नहीं होता है, बच्चों में नहीं होता है, बिल्कुल होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि कोई 14 साल का बच्चा आया और आपको कहा कि प्लीज डू नॉट वॉच द वीडियोज ऑन मोबाइल फॉर लॉन्गर पीरियड्स because it will negatively affect to your eyes। at that particular point of time, that particular child is in over parent ego state, वो पेरेंट ईगो स्टेट में है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। व्हाई? बिकॉज ही सीम्स टू बी ओवर प्रोटेक्टिव, ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। जरूरी नहीं है कि मोबाइल कुछ घंटों से देखा जाए तो आंखें खराब हो जाएंगी, बट उसका ख्याल है, वो ऐसा सोच रहा है। तो ओवर प्रोटेक्टिव इन नेचर, तो जिन ओवर प्रोटेक्टिव भी जिससे जो देखो तो वो समझ जाओ कि दैट पर्टिकुलर बॉय और दैट पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग और दैट पर्टिकुलर गर्ल सी इज इन पेरेंट ईगो स्टेट। ठीक है, ऐसे बच्चे जो होते हैं ओवर प्रोटेक्टिव जो होते हैं, वो पेरेंट ईगो स्टेट में उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होंगे। इट इनडिस्पेंसिबल, जो वेरी इंपॉर्टेंट, किसी को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट देना, वो भी पेरेंट ईगो स्टेट में आएगा। ठीक है, सेकंड को देखते हैं अब इसके आगे। नेक्स्ट, एडल्ट ईगो स्टेट। ये तीनों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर किसी को डाउट होगा तो मैं पूछूंगा। ठीक है, नाउ सेकंड वन इज एडल्ट ईगो स्टेट। नाउ द एडल्ट ईगो स्टेट इज ऑथेंटिक, डायरेक्ट, रियलिटी बेस्ड, फैक्ट सीकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो इन्होंने क्या समझा है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर एरिक, adult ego state, the important features or characteristics of adult ego state are authentic, direct, reality based, fact seeking, problem solving। ये मानते हैं कि ये सारी इंपॉर्टेंट फीचर्स, यानी ऑथेंटिक, चीजों की एकदम ऑथेंटिसिटी, उसकी सच्चाई की समझ रखना, डायरेक्ट मतलब विदाउट कोई मतलब इधर उधर की बात ना करना, सीधा डायरेक्ट, ठीक है, वैसी बातें करने वाला, रियलिटी बेस्ड जो फैक्ट्स के बेसिस पे बात करता हो,
फैक्ट सीकिंग और रियलिटी बेस्ड, ठीक है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी नेचर किसकी है? एडल्ट ईगो स्टेट। दे एज्यूम दैट ह्यूमन बींग्स एज इक्वल, वर्दी एंड रेस्पॉन्सिबल। यानी एडल्ट ईगो स्टेट में बेसिकली वैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं या वैसे लोग होते हैं जो क्या समझते हैं, दे ट्रीट ऑल ह्यूमन बींग्स, जो सबको इक्वल, बराबर समझते हैं, वर्दी, एक तरीके से कैपेबल समझते हैं, और रेस्पॉन्सिबल, यानी वो रेस्पॉन्सिबल कैटेगरी में है, ठीक है। ये मान के चल रहे हैं कि ये तीनों कैटेगरीज जो है, ये सारी की सारी चीजें क्या है, वो ह्यूमन में दिखा, अगर देखने वाला कोई व्यक्ति है तो वो एडल्ट ईगो स्टेट का माना जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एडल्ट ईगो स्टेट फॉर्मेशन goes through one's own experiences and continuously updating attitudes left over from childhood। बेसिकली मिस्टर एरिक का ये मानना है कि चाइल्डहुड से, यानी बचपने से जो व्यक्ति धीरे धीरे बढ़ता है अपने एडल्ट की तरफ, यानी जो एडल्ट एक्चुअल में हम लोग मानते हैं, यानी बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो एक्चुअली ही इज टेकिंग एक्सपीरियंस। वो अपने इस लाइफ स्पैन में जिस जिस तरीके से बढ़ रहा है, इस दौरान वो क्या कर रहा है, वो कुछ एक्सपीरियंस, कंटिन्यूअसली कुछ वो एक्सपीरियंस को ले रहा है। एंड अपडेटिंग हिज एटीट्यूड्स, वो अपने ये जो एटीट्यूड्स है उसको लगातार अपडेट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस प्राप्त कर रहा है लाइफ से और अपने एटीट्यूड को क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से उसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो उसमें ये बेसिकली ये सारी चीजें हम लोग देखने लगेंगे। जैसे एक बच्चे को कुछ भी आप बताएंगे तो इनिशियली वो मान जाएगा, ठीक है, वो मान लेगा कि हाँ, सिंस माय फादर इज सेइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स देन इट इज 100% करेक्ट। जैसे आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो, मान लीजिए 5 साल का, 6 साल का, उसकी टीचर्स ने जो बोल दिया दैट इज 100% ट्रू, अब वो और किसी की बात सुन ही नहीं सकता। आप लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो उसके टीचर ने जो कह दिया तो वो बिल्कुल ब्रह्मा की लकीर हो गया, दैट इज 100% ट्रू फॉर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। बट सिंस दैट चाइल्ड इज बिकमिंग ओल्ड, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा है, तो ऑब्जर्व कर रहा है, चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो डिबेट करने की स्थिति में आ जाता है। हर चीजों को केवल सुन के मान नहीं लेता है, वो फैक्ट सीकिंग करता है कि व्हाट आर द फैक्ट्स, whether the things which are taught to me whether they are right or wrong। वो चीजों को फैक्ट करता है, वो रियलिटी बेस्ड हो जाता है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी में आने लगता है। क्यों? एक्सपीरियंस बेस्ड पे, ठीक है, कई चीजों को ऑब्जर्व करने लगता है। तो ये भी उनका मानना है कि चाइल्डहुड से जब वो एडल्टहुड की तरफ बढ़ रहा है तो वो कंटिन्यूअसली क्या करता है, अपने एटीट्यूड को अपडेट करता है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, ठीक है। उस वजह से उसकी सारी फीचर्स आ जाती है। वो उस पीरियड में जब वो एडल्टहुड की तरफ आ जाता है तो ज्यादा ऑथेंटिक होता है, ज्यादा डायरेक्ट होता है, ज्यादा रियलिटी बेस्ड होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर आ जाती है क्योंकि वो फैक्ट सीकिंग के बेसिस पे बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट, पीपल विथ एडल्ट ईगो स्टेट गैदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशंस, केयरफुल एनालिसिस इट, जनरेट अल्टरनेटिव्स एंड मेक लॉजिकल चॉइसेस। यानी एडल्टहुड की तरफ जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं, जब छोटे बच्चे एडल्टहुड की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो माना जाता है कि वो एडल्टहुड के पीरियड में, ठीक है, एट और ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन, उस पर्टिकुलर पीरियड में वो ज्यादा क्या करते हैं, दे बेसिकली गैदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। देन दे केयरफुली एनालाइज इट, जो इंफॉर्मेशन है उसकी प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, केयरफुल मींस प्रॉपर एनालिसिस उसको करते हैं, सावधानी पूर्वक, ठीक है। देन दे जनरेट अल्टरनेटिव्स, वो केवल एक ही चीज की एनालिसिस नहीं करते हैं, दे यूज टू कंपेयर इट विथ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स और लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स। वो उसका प्रयोग करते हैं कई चीजों के साथ, उसको एक तरीके से उसकी एनालिसिस करके, ठीक है, वो कई तरीके अल्टरनेटिव्स यानी उसी से मिलते जुलते कई चीजों से क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको कंपेयर करते हैं। उसके बाद फाइनली दे मेक देयर लॉजिकल चॉइसेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केयरफुल एनालिसिस दे मेक लॉजिकल चॉइसेस, ठीक है। इस तरीके से वो लॉजिकल चॉइसेस पे आते हैं। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू मिस्टर एरिक, adult ego state is basically applicable upon those kind of kids, those kind of adults or those kind of older persons who are having these kinds of characteristics or features. That means they make careful analysis, they make logical choices, they gather relevant information, then only they analyze it. They are authentic, they are direct, they are reality based, they are fact seeking, they are problem solving, ठीक है। तो इस टाइप की फीचर्स अगर किसी भी व्यक्ति में दिख रही है तो मान के चलो
कि दे आर इन एडल्ट ईगो स्टेट, हम लोग ये मानेंगे कि वो अपने एडल्ट ईगो स्टेट में है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा ही है, ठीक है, उस बच्चे ने क्या है, सपोज देर इज अ 14 ईयर ओल्ड किड, एक 14 साल का बच्चा है, ठीक है, उसने देखा कि उसके क्लास में सारे के सारे बच्चे चश्मा लगा रहे हैं। ठीक है, उसने देखा कि 4-5 बच्चे उसके क्लास में चश्मा लगा रहे हैं, एंड उसने ये भी देखा कि उसकी मैम कह रही हैं, उसकी जो टीचर कह रही हैं, शी वाज सेइंग इन द क्लास दैट सिंस all of you are watching more and more mobiles, that's why you are suffering from this particular problem। क्योंकि आप ज्यादा मोबाइल्स देखते हो इस पर्टिकुलर एज में, कम एज में, तो इसलिए आपकी आंखें सफर कर रही हैं। यानी आपकी आंखों पे अगर ये चश्मा चढ़ा है तो उसका रीजन क्या है, मोबाइल है। ठीक है, तो उस बच्चे ने अपनी मैम को कहते हुए सुना, और उसने क्या देखा कि 4-5 बच्चे, यस 4-5 बच्चों को चश्मा लगा है, और उसको भी ये पता था कि हाँ ये बच्चे मोबाइल ज्यादा देखते हैं। तो उस बच्चे ने जब आपको घर पे मोबाइल देखते हुए देखा तो उसने आपको वो दे दी। तो बेसिकली उस बच्चे को इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, ही बेसिकली गैदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। व्हाई दैट इंफॉर्मेशन वाज रेलेवेंट, बिकॉज हर टीचर्स और हिज टीचर हैज स्टेटेड दैट पर्टिकुलर थिंग। तो उसको लगा कि नहीं ये रेलेवेंट है। केयरफुल एनालिसिस, हाउ ही हैज एनालाइज्ड दैट पर्टिकुलर थिंग, बाय ऑब्जर्विंग दैट यस 5 or 6 my friends, they are wearing goggles and they are watching more and more mobiles। वो मोबाइल ही ज्यादा देखते थे, इसीलिए उनके ऊपर चश्मा लगा हुआ है आज की डेट में। ठीक है, और उसने बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही मेक्स हिज डिसीजन, उसने अपना डिसीजन दिया जो कि माना जाएगा कि ऑथेंटिक है। ठीक है, डायरेक्ट सोर्सेस लिया है, रियलिटी बेस्ड तो बिल्कुल है, क्योंकि उसने खुद से ही सुना है, खुद से ही ऑब्जर्व किया है। ठीक है, और इस तरीके से, और उसने फिर आपको ये कहा कि प्लीज डू नॉट वॉच मोबाइल्स फॉर लॉन्गर पीरियड्स, इट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट। सो दैट पर्टिकुलर किड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मे बी रिगार्डेड एज दैट ही इज इन एडल्ट ईगो स्टेट, क्योंकि वो ये सारी चीजें बात कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि वो एनालिसिस करके वो इन चीजों के आधार पे बोल रहा है, इसलिए उसको माना जा सकता है कि वो एडल्ट ईगो स्टेट में उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज चाइल्ड ईगो स्टेट। ये ध्यान रखना, ये मत समझना कि केयरफुल एनालिसिस ना बच्चे करते हैं ना बूढ़े करते हैं। ठीक है, क्या केयरफुल अगर एनालिसिस मिस्टर एरिक ने कहा है कि एडल्ट का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, तो केयरफुल एनालिसिस क्या बच्चे नहीं करते हैं, क्या बूढ़े नहीं करते हैं, क्या ओल्ड एज पर्सन नहीं करते हैं? ऐसा मिस्टर एरिक ने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हर फीचर वेरिंग डिग्री, अलग अलग डिग्री की, अलग अलग की हर जगह पाई जाती है, बट एडल्ट ईगो स्टेट में ये डिग्री, इसकी डिग्री, केयरफुल एनालिसिस की जो डिग्री होगी, इसकी हायर चांसेस या हाई लेवल ऑफ केयरफुल एनालिसिस किया जाता होगा। ठीक है, वेरी लो लेवल ऑफ केयरफुल एनालिसिस चाइल्ड पे किया जाता होगा, और मॉडरेट लेवल ऑफ केयरफुल एनालिसिस ओल्ड एज पे किया जाता होगा, बट हाई लेवल ऑफ केयरफुल एनालिसिस कहाँ किया जाता होगा, एडल्ट ईगो स्टेट में किया जाता होगा। ठीक है, ये जो रियलिटी बेस्ड, जैसे एडल्ट ईगो का कहा है, तो क्या रियलिटी बेस्ड पे क्या ओल्ड एज पर्सन नहीं डिसीजंस लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मिस्टर एरिक, रियलिटी बेस्ड इज बेसिकली अ फीचर ऑफ एडल्ट ईगो स्टेट। ठीक है, एडल्ट ईगो स्टेट में ही रियलिटी बेस्ड की डिग्री जो है हायर लेवल पे रहेगी, और मॉडरेट लेवल पे कहाँ पे रहेगी, ओल्ड एज पे रहेगी, और लो लेवल पे चाइल्ड ईगो स्टेट में रहेगी। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज चाइल्ड ईगो स्टेट। Now, the child ego state is characterized by very mature behavior। ठीक है, जो चाइल्ड ईगो स्टेट की जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, इमेच्योर बिहेवियर, जो बिहेवियर इज इमेच्योर। नाउ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ चाइल्ड ईगो स्टेट्स आर क्रिएटिविटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिपेंडेंस, फियर, जॉय, इमोशनल, सेंटिमेंटल, एक्सेट्रा। ठीक है, हेलो, अच्छा, चलो देखो, अकॉर्डिंग टू मिस्टर एरिक, द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ चाइल्ड ईगो स्टेट्स आर इमेच्योर बिहेवियर, यानी उनका बिहेवियर क्या है, इमेच्योर। अगर इमेच्योर बिहेवियर किसी का दिख रहा है, देन वी विल से दैट ही बेसिकली फॉल्स टू चाइल्ड ईगो स्टेट। वो व्यक्ति उस समय कहाँ है, चाइल्ड ईगो स्टेट में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो एक एम्प्लॉय और बॉस की हम लोग बात कर रहे हैं किसी कंपनी में। ठीक है, बॉस आ रहे हैं और एम्प्लॉय ने देखा कि आज ये
अच्छा एम्प्लॉय है, उसने देखा कि बॉस आज कुछ अच्छे लग रहे हैं, वेल ड्रेस्ड हैं और हर तरीके से वो बिल्कुल सुटेबल है, और बॉस जब उसके पास आए तो उसने बस कह दिया कि सर यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम टुडे, और यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। ठीक है, और वहां पे उन्होंने क्या कहा, बॉस ने क्या कहा, कहा कि शांत रहो, अपना काम करो, काम पे ध्यान दो। ठीक है, अपने काम पे ध्यान दो और ये सब चापलूसी छोड़ो। सच काइंड ऑफ बिहेवियर इज इमेच्योर, such kind of behavior is not expected from the higher level authorities. तो at that point of time where immature behavior is seen, जहां पे immature behavior दिखे, तो वो हम लोग कह सकते हैं कि that particular person is basically in child ego state। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर क्या है, that is immature, बिल्कुल इमेच्योर बिहेवियर है। वैसे ही इनका ये मानना है कि क्रिएटिविटी ज्यादातर चाइल्ड ईगो में होती है, एंजाइटी का लेवल जो है वो चाइल्ड पे आपको ज्यादा दिखेगा, डिप्रेशन, डिपेंडेंस, फियर, जॉय, इमोशनल, सेंटिमेंटल, ये सारी की सारी चीजें किस में दिखेंगी, आपको कहीं ना कहीं चाइल्ड ईगो स्टेट में ही ज्यादा दिखेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आपको किसी व्यक्ति में दिखती है तो फिर आप क्या कह सकते हो कि दैट पर्टिकुलर बॉय और दैट पर्टिकुलर पर्सन और दैट पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग इज बेसिकली इन चाइल्ड ईगो स्टेट। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो। चलो, किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ ले। इन तीनों लेवल्स में किसी को कोई डाउट है? सर एरिक बर्न ने इसका बेसिस क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया? सर बेसिस ऑन व्हाट बेसिस ही हैज डेवलप्ड दिस पर्टिकुलर थ्योरी? यस नहीं, बेसिस तो उन्होंने बताया, बेसिस तो मैं बता ही रहा हूं। क्या बेसिस मैंने नहीं बताया कि ऑन व्हाट बेसिस ही हैज बेसिकली डिवाइडेड ऑल द ह्यूमन बीइंग्स इन 3 कैटेगरीज, चाइल्ड, एडल्ट एंड पेरेंट? क्या मैंने आपको नहीं बताया कि व्हाट वाज द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन? सर आप बोले थे एज और या ईयर के बेसिस पे नहीं है सर, उसका मैं नहीं सुना था शायद। अब मैंने ये तो बताया कि एज और ईयर के बेसिस पे नहीं था, तो क्या मैंने ये नहीं बताया कि किस बेसिस पे बताया? सर शायद हम नहीं सुने तब। नहीं, आप नहीं सुने वो तो ठीक है, कोई भी नहीं सुना। On what basis Mr. Eric has divided all the human beings in these 3 ego states? Child ego, adult ego and parent ego state. किस बेसिस पे? The feature and characteristics. Yes, ये तो मैंने features बताया, on basis. the basis of features, on the basis of characteristics। ओके मैं सर। बार बार आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर ये immature behavior किसी में दिखे तो what is immature behavior? This is a feature, this is a feature। For ओके example, सर। मेरी बात सुन लो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी बच्चे ने मुझे 4 PM पे फोन किया। ठीक है, मैंने सुना, उसका रिप्लाई दिया, जो भी उसने पूछा मैंने उसे उसका जवाब दिया। किसी दूसरे बच्चे ने मुझे 8 PM पे कॉल किया, मैंने उसका भी रिप्लाई दिया। किसी ने 10 PM पे कॉल किया, उसने स्टार्टिंग में ही बोला कि सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर ड्यूरिंग दिस लेट आवर्स, बट जो भी है उसका इन्फॉर्म जो भी चाहिए था उसने पूछा, मैंने उसका भी रिप्लाई दिया। ठीक है, वैसे ही अगले दिन मेरा मूड खराब था। ठीक है, और किसी ने मान लो मुझे 8 PM पे कॉल किया और मैंने उठाते ही मैं बस उसके ऊपर क्या कर दूं, मैं बरस पड़ूं। ठीक है, गुस्से में, कि तुम्हें टाइम का नहीं ख्याल है कि 8 बजे किसी को फोन किया जाता है, सुबह मुझे फोन करो। तो दिस पर्टिकुलर बिहेवियर, माई बिहेवियर, वो क्या है, दैट इज इमेच्योर बिहेवियर। तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आई विल बी रिगार्डेड एज, और आई विल बी इन चाइल्ड ईगो स्टेट। तो ये इमेच्योर बिहेवियर क्या है, दिस इज फीचर, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी फीचर या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक किसी भी ह्यूमन बीइंग का परमानेंट नेचर का नहीं होता है। हम लोग कोई मशीन नहीं है कि परमानेंट नेचर की हमारी बिहेवियर होगी। तो मैंने आपको क्या बताया, किसी दिन अगर कोई मुझे 10 बजे रात को भी फोन कर रहा है तो मैं उसका पोलाइटली जवाब दे रहा हूं, और किसी दिन कोई मुझे 8 बजे भी फोन कर रहा है तो मैं उसके ऊपर बरस पड़ रहा हूं या मैं उसके ऊपर गुस्से से हो जा रहा हूं। तो इट डिपेंड्स व्हाट इज द फीचर, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे उसका क्या बिहेवियर है। तो ये तो उन्होंने मिस्टर एरिक बर्न ने पहले ही बता दिया है, जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि टाइम का भी उन्होंने बताया था कि ये वेरिंग डिग्री होती है। हाँ, ये देखो थर्ड पॉइंट पे, ईगो स्टेट्स आर पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग एट एनी टाइम।
सर स्क्रीन तो शेयर अलग नहीं हो अलग, रहा है। हाँ हेलो, सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है आपका। नहीं आपकी आवाज मेरे मुझ तक क्लियर नहीं आ रही है। ये क्या बोल रहे हैं, कोई और दूसरा बोल सर रहा है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा आपका। अच्छा, स्क्रीन शेयर, हाँ वो मैंने शायद बंद कर दिया था। ठीक है, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। उन्होंने दोनों चीज की बात की थी, टाइम की भी बात की थी, और प्लस वो मैंने आप लोग को पहले भी बताया ही था। ठीक है, दिखा दे रहा हूं, मैं उस चीज को दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। हाँ दिख रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. हाँ, ये थर्ड पॉइंट को देखो, ईगो स्टेट्स आर पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग एट एनी टाइम। एक किसी भी समय किसी व्यक्ति का कैसा थिंकिंग है, कैसा फीलिंग है, या कैसा बिहेविंग है, उसका पैटर्न क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसी समय हम वो डिसाइड करेंगे कि वेदर ही बिलोंग्स टू चाइल्ड स्टेट, वेदर ही बिलोंग्स टू एडल्ट, और वेदर ही बिलोंग्स टू पेरेंट स्टेट। व्हाई? बिकॉज किसी एक पर्सन का वे ऑफ थिंकिंग एट, मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हिज वे ऑफ थिंकिंग इज सेम। क्या किसी भी व्यक्ति का वे ऑफ थिंकिंग हर पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम होता है? नहीं, बिल्कुल वो अलग अलग बदलता रहता है। उसकी फीलिंग्स में चेंजेस आता है, उसकी बिहेविंग में चेंजेस आता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कोई मुझे रात को अगर 10 बजे भी फोन कर रहा है तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, और वही बच्चा अगर मुझे 8 बजे भी प्रॉब्लम फोन कर रहा है, और इनकेस मेरी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसको उसके वजह से मैं उसके ऊपर क्या हो जा रहा हूँ, गुस्सा अपना उतार दे रहा हूँ कि 8 बजे फोन कर रहे हो, है 8 बजे रात को, तुम्हें समझ नहीं है, थोड़ी भी समझ नहीं है। तो इस टाइप की चीजें क्या है, माई बिहेवियर इज चेंजिंग एट डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग टाइम पे मेरी बिहेवियर चेंज हो रही है ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस, कुछ अलग अलग कंडीशंस पे। तो इन्होंने, एरिक ने तो पहले ही बता दिया है कि हर व्यक्ति की थिंकिंग, फीलिंग और बिहेविंग अलग अलग हो सकती है अलग अलग टाइम पे। और लास्ट यहाँ देखो, लास्ट लाइन पे, सॉरी सेकंड लास्ट पे, अ पर्सन्स ऑफ एनी एज हैव दीज ईगो स्टेट्स इन वेरिंग डिग्री। ये सबके साथ होता है, बस डिग्री वेरी करती है। ठीक है, डिग्री वेरी का मतलब कि हर आपको एज फैक्टर में हर खूबियां दिखेंगी। ये जितनी फीचर्स होती हैं, ये सारी की सारी फीचर्स आपको दिखेंगी। ठीक है, जैसे इमेच्योर बिहेवियर, ये आपको बच्चे में भी दिखेगा, किसी एडल्ट में भी दिखेगा, किसी ओल्ड एज में भी दिखेगा। ठीक है, यानी 5 साल के बच्चे में भी इमेच्योर बिहेवियर दिख सकता है, किसी 20 साल के लड़के में भी दिख सकता है, किसी 80 साल के आदमी में भी दिखेगा। बट अकॉर्डिंग टू मिस्टर एरिक, immature behavior is basically a feature of child ego state। ये immature behavior अगर किसी में दिख रहा है तो आप उस पॉइंट ऑफ टाइम, उस टाइम के लिए मानिए कि इसमें ये किस स्टेट में है, चाइल्ड ईगो स्टेट में है। ठीक है, तो उन्होंने बिल्कुल बताया है कि उन्होंने किस आधार पे इन तीनों को डिवाइड किया है। उनका आधार है सीधा सीधा कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। फीचर्स के आधार पे, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे उन्होंने हर व्यक्ति को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एज फैक्टर नहीं है। ठीक है, यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं, एक और सेगमेंट तो कर ही दूं। चलो नेक्स्ट, इसको भी ध्यान से समझना। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन्स के ऊपर है, इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो, एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन्स, थर्ड कंपोनेंट जिन्होंने जिसकी उन्होंने बात की है, जिसका इफेक्ट ट्रांजेक्शनल एनालिसिस पे पड़ता है, वो तीसरा है एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स का मतलब देखो इन्होंने क्या बताया, और ट्रांजेक्शन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन का जो बेसिक यूनिट है वो इन्होंने माना है ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, the heart of transactional analysis is the study and diagramming of the exchanges between two persons। अकॉर्डिंग टू मिस्टर एरिक, इनका ये मानना है कि दो व्यक्तियों के बीच में जो एक्सचेंजेस हो रही हैं, मतलब जो कम्युनिकेशंस का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस इस्टेब्लिश हो रहा है, उसका बेसिकली हम लोग को क्या करना होता है, या ट्रांजेक्शनल एनालिसिस को क्या करना होता है। ट्रांजेक्शनल एनालिसिस हैज टू स्टडी दैट पर्टिकुलर एक्सचेंज, इट हैज टू डायग्राम दैट पर्टिकुलर एक्सचेंज, एंड दिस पर्टिकुलर स्टडिंग and diagramming of the exchange is the heart of transactional analysis।
इनका ये मानना है कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का हर्ट यानी एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या चीज, स्टडी करना या डायग्रामिंग करना। किस चीज की, एक्सचेंजेस बिटवीन टू पर्संस, दो लोग अगर आपस में बातों का एक्सचेंज यानी एक तरीके से वर्ड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं या किसी भी वर्ड्स या विदाउट यूजिंग वर्ड्स कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपर एक्सचेंज जो दोनों के बीच में हो रहा है उसकी कंप्लीट स्टडिंग यानी कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सचेंज, वो जो बातें एक्सचेंज हो रही हैं या जो कम्युनिकेशन एक्सचेंज हो रहा है उसकी प्रॉपर स्टडी करना, उसको प्रॉपर तरीके से जानना, और डायग्रामिंग उसका एक तरीके से पिक्चर यानी एक तरीके से अपने मन में क्या बनाना, स्केचिंग करना, ठीक है, उसकी प्रॉपर डायग्रामिंग करना। दिस इज द हार्ट ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, दैट मींस इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ठीक है, आगे देखो क्या कर रहे हैं। थस where a verbal or non-verbal stimulus from one person is being responded by another person, a transaction occurs। इन्होंने कहा कि ट्रांजेक्शन कैसे होता है, when anything is stated by one person to another by using the words or without using the words, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जब कुछ कहा जाता है और वो कह रहा है चाहे वर्बल यानी वर्ड्स की सहायता से और नॉन वर्बल या विदाउट यूजिंग द वर्ड्स, ठीक है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शब्दों के प्रयोग से या नॉन वर्बल यानी बिना शब्दों के प्रयोग से कुछ कह रहा है, एंड इज बिंग रेस्पॉन्डेड यानी दूसरे व्यक्ति के द्वारा रेस्पॉन्ड भी कर दिया गया। ठीक है, तो दैट पर्सन इज बिंग रेस्पॉन्डेड, जो व्यक्ति ने कहा वो रेस्पॉन्डेड हो गया यानी उसको रेस्पॉन्स प्रॉपरली मिल गया बाय अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति से रेस्पॉन्स मिल गया। दिस इज ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो जिस चीज को हम लोग कम्युनिकेशन प्रोसेस कह रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस जब सेंडर रिसीवर को कुछ बोलता है विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स और विदाउट द हेल्प ऑफ वर्ड्स, वर्बल या नॉन वर्बल, ठीक है, और वो रेस्पॉन्डेड भी हो जाता है बाय दैट अनदर पर्सन। यहाँ अनदर कौन है, रिसीवर। ठीक है, तो जब सेंडर ने वर्बल या नॉन वर्बल एलिमेंट से कुछ कहा और अनदर पर्सन यानी रिसीवर ने उसको रेस्पॉन्ड भी कर दिया, दिस इज अ ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू मिस्टर एरिक। इनका यह मानना है कि ये ट्रांजेक्शन होता है एंड दिस ट्रांजेक्शन इज बेसिक यूनिट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो कोई भी सोसाइटी में जो प्रॉपर इंटरेक्शन इसी तरीके से होता है यानी रेस्पॉन्स इज मैंडेटरी। इनका भी ये मानना है कि रेस्पॉन्स यानी फीडबैक इज इसेंशियल। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति वर्बल या नॉन वर्बल शब्दों या बिना शब्दों के प्रयोग से अगर कुछ कहता है दूसरे व्यक्ति के द्वारा वो रेस्पॉन्डेड भी हो जाता है यानी उसको प्रॉपर फीडबैक भी मिल जाता है। तो दिस इज ट्रांजेक्शन एंड दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ये जो ट्रांजेक्शन होता है जिसमें कुछ कहा जाता है और वो प्रॉपर फीडबैक पाता है, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन का ये बेसिक यूनिट है, सबसे इंपॉर्टेंट एक तरीके से यूनिट माना गया है। और इस ट्रांजेक्शन जिसमें कहा गया और फीडबैक पाया, ये हार्ट ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है। ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कैन हेल्प अस टू डिटरमाइन विच ईगो स्टेट इज मोस्ट heavily influencing our behavior and the behavior of the other person with whom we interact। यानी इनका ये मानना है मिस्टर एरिक का कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हमको बता सकता है, क्या बता सकता है, डिटरमाइन विच ईगो स्टेट इज मोस्ट हेविली इन्फ्लुएंसिंग आवर बिहेवियर। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं, सपोज आनंद सिंह के बिहेवियर को यानी मेरे अपने बिहेवियर में कौन सा ईगो स्टेट सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर डालता है, सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, इस चीज को कौन बता सकता है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ ईगो स्टेट की क्यों बात की गई है, कोई मुझे बताए कि व्हाई ही इज टॉकिंग अबाउट ईगो स्टेट इन दिस पर्टिकुलर टर्म, कि किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को कौन से ईगो स्टेट का कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस बता सकता है। तो ये ईगो स्टेट से इनका कहने का मतलब क्या है, पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड। नहीं वो तो बिल्कुल है, ईगो स्टेट्स आर 3, दैट इज चाइल्ड ईगो स्टेट, पेरेंट ईगो स्टेट एंड एडल्ट ईगो स्टेट। बट व्हाट ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सप्लेन, what he is trying to state in this particular line?
सर एनालिसिस सर करेंगे जब ट्रांजेक्शन का, तो वी कैन फाइंड वेदर द मोस्ट प्रिवेलेंट स्टेज जो है, इगोइस्टिक स्टेज जो भी है, वो पेरेंट अच्छा, है या एडल्ट। चलो 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 ठीक है, यहाँ बात ध्यान दो। एक्चुअली मैंने क्या कहा, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन ऑफ दीज ईगो स्टेट्स? So कैरेक्टरिस्टिक्स। characteristics. Characteristics. Actually, Mr. Eric is basically trying to say that which characteristic is having or it is having more impact upon your behavior. It is heavily influencing upon your behavior. कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आपके बिहेवियर को ज्यादा प्रभावित करता है, ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है? जैसे कभी कभी कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि मुझसे ज्यादा गर्मी में बात मत करो, ठीक है, यानी मुझसे ज्यादा मुझसे जब भी बात करो आवाज धीमी करके बात करो, ठीक है, यानी आप एक तरीके से आपके बिहेवियर को, आपके पर्सनालिटी को कुछ चीजें प्रभावित करती हैं, ठीक है। एक्चुअली ही इज ट्राइंग टू स्टेट अबाउट द की फीचर्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स विच वेर ऑलरेडी डिफाइंड अंडर ईगो स्टेट्स। मिस्टर एरिक ने क्या है, ईगो स्टेट को कहा है 3, और 3 का बेसिस क्या था, फीचर्स। हर ईगो स्टेट की अलग अलग उन्होंने फीचर बता दी है। तो कौन सा ईगो स्टेट का ज्यादा इन्फ्लुएंस है आपके बिहेवियर पे, यानी उस ईगो स्टेट के फीचर्स का आपके ऊपर बिहेवियर होगा। इनका ये मानना है कि किस फीचर का ज्यादा आपके बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस है, ठीक है। मान लो जैसे जैसे फियर, एक बच्चे, जैसे मान लो आप बहुत डरने वाले बच्चे हो, ठीक है, किसी का मैं नाम ले लेता हूं, ठीक है, वो पर्सनली नहीं लेगा, ऑल्दो आई एम टेकिंग योर नेम, बट फिर भी आप पर्सनली मत लेना, मैं पहले सॉरी बोल दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो कोई अंकित नाम का लड़का है, ठीक है, अंकित नाम का लड़का है जो बहुत ज्यादा डरता है, बहुत डरता है, ठीक है, और वो अपने दोस्त के पास गया और उसने पूछा कि यार पता नहीं इस बार मैं एग्जाम में क्या होऊंगा, और दूसरे लड़के ने उसको क्या बोल दिया कि यार मैंने तो सुना है कि इस बार पेपर बहुत टफ आने वाला है, बहुत टफ आने वाला है, बहुत ज्यादा टफ आने वाला है, मैंने तो ये सुना है कि आज तक ऐसा टफ पेपर आया ही नहीं था, और मान लो कुछ भी हम लिखेंगे उसके बाद सुन रहा हूं कि आनंद सर चेक करने वाले हैं, जो कि मैंने सुना है कि ये सबसे कम नंबर देते हैं। तो व्हाट दैट पर्टिकुलर पर्सन इज ट्राइंग टू डू, वो उसके फियर लेवल को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बढ़ा रहा है, तो बढ़ा बढ़ा रहा रहा है। और बढ़ा रहा है। तो क्योंकि वो जानता था कि अंकित इज बेसिकली वो क्या है, एक डरने वाला लड़का है, वो किसी भी चीज से थोड़ा डरता है, और उसके फियर लेवल को वो और बढ़ा रहा है, ठीक है। वो जानता है कि इसके बिहेवियर के ऊपर फियर का इम्पैक्ट ज्यादा है, ज्यादा फियर का इम्पैक्ट है, और उसके वो और ईगो स्टेट। अब ये मुझे बताओ कि फियर किस ईगो स्टेट का पार्ट था? अकॉर्डिंग टू मिस्टर एरिक उन्होंने क्या सर बताया था? चाइल्ड, चाइल्ड, वेरी गुड। तो दैट पर्टिकुलर पर्सन, जो उसका जो फ्रेंड है, वो क्या बताया जाएगा, उसने क्या समझ रखा है कि बेसिकली अंकित इज इन चाइल्ड ईगो स्टेट, ये अभी भी चाइल्ड ईगो स्टेट में है, और फियर का यूज करो, और इसको और क्या करो, दबाए रखो, और इसको ज्यादा से ज्यादा ये करो, ठीक है। अगर कोई दूसरा अच्छा दोस्त है, मान लो कोई दूसरा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंकित के दोस्त सारे ऐसे ही हैं, मान लो अंकित का एक अच्छा दोस्त है, ठीक है, और वो उसको क्या कर रहा है, ही इज मोरलाइजिंग, कह रहा डर क्या रहे हो, मैंने तो सुना है कि इस बार अरे पेपर क्या आएगा, 5 यूनिट से ही ना आएगा, सारा चीज पढ़ लेते हैं, अभी बहुत टाइम है, चलो 5 यूनिट्स पढ़ लेते हैं, क्या पूछेंगे, 5 यूनिट से ही ना पूछेंगे, हम लोग लिखेंगे, और वैसे भी सर आनंद सर चेक करने वाले हैं, ठीक है, एवरेज लड़के को भी वो 60% दे देते हैं, ठीक है, और तुम तो 60 पाने वाले हो, तुम्हें तो 80 देंगे। तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज मॉरलाइजिंग हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड को मॉरलाइजिंग कर रहा है। तो दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट हु इज मॉरलाइजिंग, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट विल बी रिगार्डेड, वो किस स्टेट में है, वो किस ईगो स्टेट में है? So parent egoistic. पेरेंट वेरी गुड, ठीक है। तो एक्चुअली बाय दिस पर्टिकुलर लाइन मिस्टर एरिक इज ट्राइंग टू से दैट transactional analysis can help us to determine which ego state is most heavily influencing our behavior। हमारे बिहेवियर को प्रभावित करने वाला, सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कौन सा ईगो स्टेट है, यानी ईगो स्टेट कौन सा है, ये ईगो स्टेट से मतलब कौन सा फीचर है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि हर ईगो स्टेट में बहुत ज्यादा फीचर्स हैं, ठीक है। तो हर फीचर तो जैसे अगर
फियर है तो जॉय भी तो है चाइल्ड में, तो दोनों क्या एक ही बार में हम लोग यूज करेंगे? नहीं, दोनों अलग अलग यूज करेंगे। फियर है तो जॉय भी है चाइल्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे बाय स्टेटिंग ईगो स्टेट, एक्चुअली मिस्टर एरिक इज ट्राइंग टू से अबाउट द फीचर्स ऑफ ईगो स्टेट्स। वो फीचर की बात कर रहे हैं कि कौन से फीचर सबसे ज्यादा आपके बिहेवियर को प्रभावित कर रहा है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपके बिहेवियर को प्रभावित करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा होता है, यह आपको समझना है। एंड द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल्स विथ होम वी इंटरेक्ट, और जिस व्यक्ति से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात करने वाले हैं, उसके बिहेवियर को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कौन सा फीचर है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं, जो आस पर जिन जिन लोगों से हम लोग लगातार इंटरेक्ट करते हैं, हम लोग जानते हैं वो किस बिहेवियर से या किस फीचर से ज्यादा प्रभावित होता है। कई बच्चों को जब हम लोग को ज्यादा गुस्सा दिलाना होता है तो हम लोग जानते हैं कि मैं कौन सी बातें बोलूंगा तो वो ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स वी आर ऑलरेडी नोन that which feature is having most impact, that feature is going to affect heavily upon the behavior of that particular person, ठीक है। तो हम अपने बारे में भी जाने कि हमारे ऊपर कौन सा फीचर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस रखता है, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, और जिससे हम इंटरेक्ट करने वाले हैं उसके बिहेवियर को भी हमें पता लगाना होगा कि उसके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन सा ईगो स्टेट डालता है, यानी कौन सा फीचर डालता है। ये बिल्कुल हमें पता लगाना होगा या पता होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हमें बता सकता है, ठीक है। कैसे बताता है वो आगे डिफाइन करते हैं। देखो, डिपेंडिंग अपॉन द ईगो स्टेट्स ऑफ द पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रांजैक्शंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। उन्होंने कहा कि 3 प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। ये हम लोग ये बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि 3 प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं। ट्रांजैक्शंस का मतलब यहाँ पे फिर से समझ लो, बिल्कुल नहीं, ये नहीं समझोगे तो मतलब नहीं समझ में आएगा, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा वर्बल या नॉन वर्बल, यानी शब्दों से या बिना शब्दों के प्रयोग से कुछ बातें कही गई दूसरे व्यक्ति को, और दूसरे व्यक्ति ने उसको रेस्पॉन्ड भी कर दिया, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन एंड इज बीइंग रेस्पॉन्डेड, यानी ये जो पर्सन है जिसने वर्बल या नॉन वर्बल बातें कही किसी व्यक्ति को, वो रेस्पॉन्डेड हो गया, यानी उसे दूसरे व्यक्ति ने रेस्पॉन्ड भी कर दिया। दिस इज कंप्लीट ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन हुआ। तो एरिक का कहना है कि 3 प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसको समझो। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस। तीनों का मतलब समझ लो पहले। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन से मिस्टर एरिक का ये मानना है कि वैसी ट्रांजैक्शंस जो कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीटेड, ऑल द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर कंप्लीटेड इन अ प्रॉपर मैनर। जैसे आपने मुझसे कुछ पूछा और मैंने आपको जवाब दे दिया, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन, ठीक है। आपने मुझसे कुछ पूछा और मैंने आपको जवाब दे दिया, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज, आपने मुझसे कुछ पूछा और एज अ टीचर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, मुझे जवाब देना था, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, क्या बेहुदा वाले सवाल करते रहते हो, एकदम बेवकूफ लड़के हो। इफ सच काइंड ऑफ रिप्लाई इज गिवन बाय मी और एनी अदर टीचर, then that is not complementary transaction, although feedback is given by me, but that is not complementary transaction because proper response was not given by me। क्या मेरे द्वारा प्रॉपर रेस्पॉन्स दिया गया? नहीं दिया गया। मैंने सीधा बस बात को टालने के लिए क्या कह दिया कि क्या उल्टा सीधा सवाल पूछते रहते हो, तुम्हें पूछने का भी ये नहीं पता है, वगैरह वगैरह। दैट वाज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन, ठीक है। आपको लग रहा होगा ना कि ये तो फीडबैक दे दिया गया, कुछ भी तो कहा गया। नो, कुछ भी कहा जाने से कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन नहीं होगा। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन का मतलब है व्हेन ट्रांजेक्शंस आर सेटल्ड इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है। जो प्रॉपर मैनर में जवाब नहीं देता है, दैट इज क्रॉस ट्रांजेक्शंस, ठीक है। दूसरा जो ट्रांजेक्शंस उन्होंने कहा है क्रॉस ट्रांजेक्शंस, तो जहां पे प्रॉपर मैनर में जवाब ना दिया जाए, ऑल्दो ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट, कम्युनिकेशन साइकिल इज कंप्लीटेड, बट द रेस्पॉन्स वाज नॉट प्रॉपर, दैट्स व्हाई इट इज क्रॉस ट्रांजेक्शन। और तीसरा दिया है अल्टीरियर ट्रांजेक्शंस, उसके बारे में भी सुन लो, फिर मैं डिटेल में बताऊंगा। अल्टीरियर ट्रांजेक्शंस में बेसिकली उन्होंने ये कहा है, जैसे एग्जांपल से समझो कि सपोज कोई बच्चा है, उसे पूछना है कि सर मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन नहीं समझ में आया। किसी बच्चे के दिमाग में अभी ये चल रहा है कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है ना, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन क्या है, मैं सर से पूछ लेता हूँ कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो अभी वो पूछ ही रहा था कि तब तक उसके दिमाग में अपने आप एक दूसरी आवाज आई कि नहीं मत पूछो,
लड़के क्या सोचेंगे, बाकी बच्चे क्या सोचेंगे कि ये तो बिल्कुल गधा है, इसको कुछ नहीं आता है। इतनी सिंपल सी चीज सर ने इतनी अच्छे तरीके से समझाई, लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा है। यानी उसके दिमाग में ही दो तरीके की चीजें चल रही हैं। पहले उसके दिमाग ने कहा कि पूछो, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आया तो पूछो, पूछनी अच्छी चीज है, ठीक है। तो पहला रेस्पॉन्स उसके दिमाग में आया और उसी को उसी के दिमाग ने काउंटर कर दिया कि नहीं मत पूछो, क्योंकि दूसरे क्या समझेंगे तुम्हारे बारे में कि ये तो बिल्कुल बेवकूफ है। तो सच काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑल्दो द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट, उसके दिमाग में दोनों चीजें क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। बट सच काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन आर अल्टीरियर ट्रांजेक्शन। जब एक ही व्यक्ति अलग अलग ईगो स्टेट्स में है, अलग अलग ईगो स्टेट्स में है, और उसको प्रॉपर उसी की वन ईगो स्टेट दूसरे ईगो स्टेट को काउंटर कर दे रही है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा। अब चलो इसको डिटेल में समझते हैं, तब समझ में आएगा। बेसिकली अकॉर्डिंग टू मिस्टर एरिक देयर आर थ्री काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस। नंबर वन इज कॉम्प्लीमेंट्री, नंबर टू इज क्रॉस्ड, एंड थर्ड वन इज अल्टीरियर। ठीक है, देखो पहला क्या है, बोथ पीपल आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द सेम ईगो स्टेट। ठीक है, यानी जो व्यक्ति के जैसे गुण हैं, जैसे सपोज यू आर ऑफ एडल्ट ईगो स्टेट, मैं मानता हूं कि कोई एक बच्चा है बहुत मैच्योर्ड है, तो क्या मानूंगा कि वो एडल्ट ईगो ट्रांजेक्शंस का है या एडल्ट ईगो स्टेट का है। मान लो मैं मानता हूं कि मैं भी बहुत मैच्योर हूं, मैं अपनी एज से ज्यादा मैच्योर हूं, तो मैं भी मानता हूं कि मैं भी एडल्ट ईगो स्टेट का हूं। व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, दैट मीन्स I belong to adult ego state, you also belong to adult ego state, and we are communicating with each other. ठीक है, that means the message will be clear, the response will be clear. ठीक है, in that particular condition, when the communications settled in a proper manner according to the ego state of the persons, then it will be regarded as complementary transactions. Same ego state, यानी आप जिस ego state के हो, ठीक है, उसी ईगो स्टेट में आप बात कर रहे हो। अगर ऐसी कंडीशंस होगी देन इट इज कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जैसे ये बेसिकली इनका कहना है कि ये 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 ईगो स्टेट है, 3 ही ईगो स्टेट है, और ये तीनों की पूरी प्रोबेबिलिटी जो परम्यूटेशन कम्यूटेशन किया जाता है उन्होंने पूरा का पूरा कर डाला। यानी एडल्ट ईगो स्टेट वाला एडल्ट के साथ बात करे, या एडल्ट ईगो स्टेट वाला पेरेंट के साथ बात करे, या एडल्ट ईगो स्टेट वाला चाइल्ड ईगो स्टेट के साथ बात करे, या पेरेंट वाला पेरेंट, पेरेंट वाला एडल्ट, पेरेंट वाला चाइल्ड, या चाइल्ड वाला पेरेंट, चाइल्ड वाला एडल्ट, या चाइल्ड वाला चाइल्ड के साथ बात करे। यानी जो जिस ईगो स्टेट का है, जो जिस ईगो स्टेट के लेवल का है, वो उसी लेवल से, वो अपने सेम उसी लेवल से बात कर रहा है। then such kind of transactions are regarded as complementary transactions. That means transactions will be settled in a proper manner. वो बिल्कुल उसी प्रॉपर मैनर में होगा। जैसे आप लोग मान लो अपने दोस्त के साथ मिलते हो और रोज आपका व्यवहार बिल्कुल सेम है। ठीक है, जैसे आपने किसी को कहा, जैसे किसी लड़की ने मान लो किसी अपनी दूसरे फेलो पार्टनर को कहा कि हाय, ठीक है, तो दूसरी वाली ने भी उसको रिप्लाई दिया हाय, और ये डेली का उनका आदत है। ठीक है, तो अगर डेली अगर किसी दिन उसने भी कहा हाय और उसने भी कहा हाय, तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शंस, बिकॉज सेम काइंड ऑफ थिंग इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन बाय बोथ दी पार्टीज। ठीक है, दोनों जानते हैं एक दूसरे को, नेचर को, कि वो मुझे कैसे रिप्लाई करता है, और सेम मैनर में हमेशा चल रहा है। देन सच काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शंस, जब प्रॉपर सेटलमेंट होता है। ठीक है, सेकेंड वन इज क्रॉस ट्रांजेक्शंस, ये बहुत खतरनाक है, इसको सुनो। A cross transaction is one in which the sender sends message or behavior on the basis of his ego state, but this message is reacted to by an unexpected ego state on the part of the receiver. यानी क्रॉस ट्रांजेक्शंस वह होते हैं जब सेंडर, जो इनिशियली जिसके द्वारा मैसेज भेजा जा रहा है, वो अपने ईगो स्टेट में, यानी जो उसका नेचर है, उसने उसके अनुसार उसको कुछ मैसेज भेजे, बट that message is reacted to by an unexpected ego state on the part of receiver. जो रिसीवर ने उस पर्टिकुलर चीज को क्या किया, रिसीव किया, और उसका जो रिप्लाई था वो रिएक्ट कर गया। वो यानी प्रॉपर रिसीव किया या नहीं किया, बट वो उसका जो अपना पर्टिकुलर ईगो स्टेट था वो उसके द्वारा नहीं, अनएक्सपेक्टेड ईगो स्टेट, यानी जो उसका ईगो स्टेट था वो उस ईगो स्टेट से उसने रिप्लाई नहीं किया, वो रिएक्ट किया। ठीक है, नेगेटिव मैनर में रिएक्ट किया और अनएक्सपेक्टेड ईगो स्टेट में उसने बिहेव किया। उसने जो रिप्लाई दिया अनएक्सपेक्टेड ईगो स्टेट, यानी जो उसकी खासियत थी, जो उसकी फीचर थी, वैसा उसने बिहेव नहीं किया। उसका बिहेवियर क्या था, अनएक्सपेक्टेड ईगो स्टेट।
वो बिल्कुल डिफरेंट था और उसने रिएक्ट करके जवाब दिया। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलेंगे, क्रॉस ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया ना कि किसी बच्चे ने मुझे 10 बजे रात को फोन किया, मैंने उसको प्रॉपरली जवाब दे दिया, बहुत अच्छे से जवाब दिया, बल्कि ये भी कहा कि डोंट हेजिटेट, कभी घबराए मत करो, जब भी पूछो 10 क्या 12 बजे तुम मुझे फोन कर सकते हो। अगले दिन उसने 8 बजे फोन किया तो मैंने तुरंत, क्योंकि भाई मेरी हो सकती है कुछ पारिवारिक की दिक्कतें हो या दूसरे चीजों की वजह से, मैंने उससे कहा कि एकदम बेहुदे हो क्या, 8 बजे रात को कोई फोन करता है, तुम्हें थोड़ी समझ नहीं है। तो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, माई ईगो स्टेट वॉज अनएक्सपेक्टेड, आई वॉज रिएक्टिंग, अनएक्सपेक्टेड ईगो स्टेट वॉज देयर। वो बच्चा क्या समझेगा मन में कि कल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि 10 बजे भी फोन कर लो, 12 बजे फोन कर लो, आज 8 ही बजे फोन किए तो रिएक्ट कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड ईगो स्टेट, इनका ऐसा बिहेवियर तो था नहीं, पता नहीं है कैसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, या जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, मान लो कोई लड़की दूसरी लड़की को रोज हाय कर रही है, एक दिन उसने कहा कि हाय और दूसरी वो जो मुंह बना के और चल दी, वो हाय तो छोड़ो, उसने उसके सामने मुंह बनाया, मुंह ऐसे टेढ़ा किया और चल दी। दैट वाज अनएक्सपेक्टेड ईगो स्टेट। That her behavior, the second girl's behavior, the receiver's behavior was unexpected ego state. She was in different ego state. जो रोज का उसका बिहेवियर था वो आज नहीं था, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, वो रिएक्ट कर गई। ठीक है, तो ऐसी ट्रांजेक्शंस तो कंप्लीट हो रही है, क्योंकि ट्रांजेक्शंस का सिंपली मतलब क्या था कि सेंडर के द्वारा कुछ चीजें कहना, चाहे वो वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, और रिसीवर के द्वारा रेस्पॉन्ड करना। तो यहाँ रेस्पॉन्ड हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बट क्रॉस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। दैट मीन्स अनएक्सपेक्टेड ईगो स्टेट में कोई एक बंदा है। अगर ये एक्सपेक्टेड ईगो में ही होता, अगर सेम ईगो स्टेट में होता, तो वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन। बट सिंस अनएक्सपेक्टेड ईगो स्टेट वाज देयर, दैट्स व्हाई इट इज रिगार्डेड एज क्रॉस ट्रांजेक्शंस। ठीक है, आगे वो क्या कहते हैं मिस्टर एरिक, क्रॉस ट्रांजेक्शंस शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। जहां तक संभव हो हमें क्रॉस ट्रांजेक्शन से बचना चाहिए, ऐसी ट्रांजेक्शन से बचना चाहिए। whenever such transactions occur, communication tends to be blocked and a satisfactory transactions is not accomplished। माना जाता है कि जब भी क्रॉस ट्रांजेक्शन होते हैं तो पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस ही क्या हो जाती है, ब्लॉक्ड होने की संभावना होती है। अब जो मुंह बनाएगा तो दूसरी लड़की क्या कहेगी कि अच्छा तुमको रोज तो मैं कर देती थी, कल से करती हूँ, ठीक है, कल से हाई करती हूँ। तो सच काइंड ऑफ रिएक्शंस विल बी गिवन बाय द अदर पर्संस आल्सो ना, तो कम्युनिकेशन क्या होगा, ब्लॉक्ड होगा। ठीक है, वो कहीं ना कहीं, जिस बच्चे ने मुझे 8 बजे भी फोन किया और मैंने उसे डांट के रिप्लाई किया, तो कल से क्या कहेगा कि अब से मैं इनको फोन ही नहीं करूंगा, चाहे कितनी भी जरूरत हो मैं इनको फोन नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसलिए क्रॉस ट्रांजेक्शन से हमें बचना चाहिए। व्हाई? बिकॉज कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी ब्लॉक्ड। ये कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड होने की या सेटिस्फैक्टरी ट्रांजेक्शंस नहीं कंप्लीट होते हैं, अकम्प्लिश्ड नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई जब आ ही नहीं रहा है तो सेटिस्फैक्टरी ट्रांजेक्शंस होगा कहां से, तो इस चीजों से हमें बचना चाहिए। एंड थर्ड वन इज अल्टीरियर ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तीसरा ट्रांजेक्शंस कहा है इन्होंने अल्टीरियर, दैट मीन्स टू ईगो स्टेट्स विद इन द सेम पर्सन बट वन डिस्गाइजेस द अदर वन। यानी एक ही व्यक्ति के अंदर दो ईगो स्टेट्स चल रही हैं और एक ईगो स्टेट दूसरे ईगो स्टेट को डिस्गाइज कर दे रहा है। ठीक है, एक तरीके से काउंटर कर दे रहा है। ठीक है, यानी एक ही व्यक्ति में दो ईगो स्टेट्स चल रही हैं। ठीक है, और दूसरा वाला पहले वाले को या कोई भी एक दूसरे को काउंटर कर दे रहा है। ठीक है, जैसे मैंने मान लो किसी बच्चे को क्लास में बहुत तेजी से डांट दिया कि बिल्कुल बेवकूफ हो, तुमको कुछ नहीं समझ में आता है, क्लास में मैंने डांट दिया। ठीक है, तो अब उसको मन में रोना आ रहा है। ठीक है, उसका दिमाग क्या कह रहा है कि बस अब रोने ही वाला है। तो पहला चीज है कि बिल्कुल मेरी घोर बेइज्जती हुई है। ठीक है, मैं बिल्कुल, ये मेरे साथ अन्याय हुआ है। तब तक उसके दिमाग में ही कह रहा है कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं, टीचर है। ठीक है, टीचर का सम्मान करो, कोई बात नहीं। तो पहला उसका ईगो स्टेट क्या था, ही वॉज इन अ वेरी एंग्री सिचुएशन, बहुत गुस्से में था। ठीक है, उस समय वो क्या करने की सोच रहा था कि नहीं मेरे साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, आई एम गोइंग टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर टीचर, इस टाइप की चीजें वो दिमाग में सोच रहा था, एंगर। बट दैट एंगर वाज काउंटर बाय सेकंड ईगो स्टेट। उसी के दिमाग में दूसरी ईगो स्टेट ने कहा कि नो, स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर गोइंग टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर टीचर। ठीक है, आज तक तो इन्होंने कभी कुछ बुरा नहीं कहा, अगर आज कह ही दिया तो शांत रह जाओ, टीचर है।
ठीक है। तो एक तरीके से उसके किसी और ने नहीं समझाया, उसके अपने दिमाग ने ही समझाया कि शांत शांत शांत। ठीक है। सो व्हेन टू ईगो स्टेट्स प्रिवेल्स विद इन द सेम पर्सन, एक ही व्यक्ति में दो ईगो स्टेट्स आती हैं, अलग अलग ईगो स्टेट्स की फीचर्स एक ही व्यक्ति में हो रही है, और दूसरा दूसरा ईगो स्टेट पहले वाले को डिस्गाइज कर दे रहा है, काउंटर कर दे रहा है, देन सच काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस तो कंप्लीट हो गया। उसकी एक माइंड ने रिप्लाई किया था कि आई एम गोइंग टू कंप्लेन, दूसरे वाले ने कहा कि नो, यू आर नॉट सपोज टू कंप्लेन। ठीक है, तो वो काउंटर हो गया, फीडबैक मिल गई और वो ट्रांजेक्शन सेटल्ड हो गया। बट सच ट्रांजेक्शन आर अल्टीरियर ट्रांजेक्शन। ठीक है, इस स्टेट को उन्होंने अल्टीरियर ट्रांजेक्शन कहा है। किसी को कोई डाउट है? सर No, sir. क्रॉस ट्रांजेक्शन में एक बार ने कहा इट शुड बी अवॉइडेड, तो फिर उसको अवॉइड कैसे करेंगे? पहले से तो पता नहीं रहता हम लोगों को कि ये क्रॉस नहीं ट्रांजेक्शन नहीं, होने वाला है। उन्होंने क्या कहा, जैसे मान लो आपने आज मुझे सवाल पूछा, अभी आपने पूछा, जैसे एक सोमेश शर्मा, सोमेश ने मुझसे कुछ सवाल पूछा, ठीक है, अब मैं उसका जवाब दे रहा हूं, ठीक है, एंड सपोज यू आर सेटिस्फाइड विथ माई आंसर, मान लो आप मेरे आंसर से सेटिस्फाई हो गए, जो भी मैंने जवाब दिया आप सेटिस्फाई हो गए, देन दिस इज कंप्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन, ये तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी आपने मुझसे पूछा कि सर मिस्टर एरिक ने तो कहा कि क्रॉस ट्रांजेक्शन से हमें बचना चाहिए, लेकिन हमें कैसे पता कि दूसरा कैसे रिप्लाई देने वाला है? ये तो हमें नहीं पता है। ये तो जब जब वो रिएक्ट करेगा तो हमें पता चलेगा ना कि ये क्रॉस ट्रांजेक्शन है। लेकिन जैसे ही आपने मुझसे पूछा, ठीक है, और मैं स्टार्टिंग में आपको जवाब ऐसा करूं, चुप रहो, तुमको समझ में नहीं आता है कैसा क्वेश्चन पूछना चाहिए? बीकॉम फर्स्ट ईयर में आ गए हो, हैं, इतने बड़े लड़के हो गए, समझ में नहीं आ रही कि कैसा सवाल पूछना चाहिए? अगर मैंने ऐसा रिप्लाई दिया तो आपको थोड़ा सा फील होगा। आपको क्या फील होगा? कि मेरी बेइज्जती कर दी, मेरा नाम भी लिया और क्लास में मेरी बेइज्जती कर दी। ठीक है, तो क्या आप आगे से मुझसे सवाल पूछना पसंद करोगे? नहीं, इट शुड बी अवॉइडेड। अकॉर्डिंग टू मिस्टर एरिक, वो कह रहे हैं कि इन केस ऑफ क्रॉस ट्रांजेक्शन, जब क्रॉस ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है, जैसे मान लो आपके साथ मैंने क्या कर दिया, आपके सवाल का जवाब हो सकता है मैं देने की पोजीशन में ना रहा हूं, इसलिए मैंने आपके साथ वो रिप्लाई दे दिया। ठीक है, तो मैंने तो क्रॉस ट्रांजेक्शन कर दिया, या क्रॉस ट्रांजेक्शन वो पर्टिकुलर चीज हो गया। तो अगली बार से आप क्या करेंगे? आपके लिए हिदायत है कि सच काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी अवॉइडेड, ऐसी चीजों को अवॉइड किया करिए। ठीक है, जो व्यक्ति आपके साथ क्रॉस ट्रांजेक्शन कर रहा है, ठीक है, यानी इट हैज हैपेंड, एक बार वो हो चुका है, तो क्योंकि हो चुका है तो उससे आपको कुछ सीखना चाहिए। इट शुड बी अवॉइडेड। अब आप उसको फ्यूचर में क्या करिए? अवॉइड करने का कोशिश करिए। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस में आप अपने आप को अवॉइड करने का कोशिश करिए। ठीक है, तो ये वो नहीं कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम में ही आप अवॉइड करिए, वो तो क्रॉस ट्रांजेक्शंस बता रहे हैं कि ऐसा होगा तो अवॉइड करिए। ठीक है सोमेश? यस सर। अगर कोई ऐसा क्रॉस ट्रांजेक्शन हो जाता है तो बेसिकली हम लोग क्या समझ लेते हैं? वी नो अबाउट द फीचर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, हम फीचर उसका समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी फीचर है क्या, कैसे इन्वायरमेंट में ये कैसा बिहेव करेगा, ये कैसा यस बिहेव सर। करने वाला है। तो वो चीजें धीरे धीरे क्या है, हम धीरे धीरे समझने लगते हैं, धीरे धीरे हम सीखने लगते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर बॉय ऐसे पीरियड में ऐसा रिएक्ट करता है। तो जब आपको क्रॉस ट्रांजेक्शंस की अगर उम्मीद है कि नहीं नहीं मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, यानी ये अपने ट्रू नेचर के अकॉर्डिंग हमें जवाब नहीं देगा। ठीक है, मान लो कोई लड़का बहुत शांत है, लेकिन आप जानते हो कि जब ये एग्रेसिव होता है तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, तो आप जब तक कि वो प्रॉपर कूल डाउन ना हो जाए तब तक आप, अगर आप कोई अच्छी चीज बात करना चाहते हो तब तक आप उससे बात ना करें, जब तक कि वो कूल डाउन ना हो जाए। हाँ, अगर आपका इंटेंशन ही है कि आप बहुत एग्रेसिव है, चलो अब इसको चढ़ा के दूसरा काम करवा ले, ठीक है, तो वो वहां तो आप वो काम करोगे ही। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब आपको खुद से क्रॉस ट्रांजेक्शन होने की उम्मीद हो, यानी उस प्रॉपर पर्टिकुलर पर्सन को आपको ये उम्मीद हो कि अभी आप अपने नेचर में नहीं है, अपने कैरेक्टरिस्टिक के अनुरूप अभी ये नहीं है, अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है, जो कि इसका बेसिक फीचर नहीं है, तो वहां पे ट्रांजेक्शन्स को अवॉइड किया जाए, वहां ट्रांजेक्शन्स को अवॉइड ना किया जाए। जैसे घर में आपके पिताजी बहुत गुस्से में हैं, अभी तुरंत जो है मम्मी से खूब झगड़ा किए हैं, और अभी आप घर पे पहुंच जाओ कि पापा मुझे इलाहाबाद जाना है बाईसाइकिल ट्रिप से। ठीक है, तो एक कंडीशन हो सकती है कि वो डांटे,
लेकिन क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा गुस्से में है तो हो सकता है कि वो आज ये भी कर दें। हो सकता है जिंदगी में आपको उन्होंने ये ना किया हो, लेकिन उनका नॉर्मल बिहेवियर क्या था कि वो डांट के कोई चीज आपको मना कर सकते थे। बट आज क्या है, आज तो वो बिल्कुल गुस्से में है। तो एट दैट टाइम इट इज स्टेटेड दैट यू शुड अवॉइड सच काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस, क्रॉस ट्रांजेक्शंस। उस चीज को अवॉइड करिए क्योंकि वो अपने रियल फीचर में नहीं है, वो अपने असली फीचर में अभी इस टाइम नहीं है। तो इस ऐसी चीजों में क्या करना चाहिए, वी शुड अवॉइड क्रॉस ट्रांजेक्शंस। जब आपको क्रॉस ट्रांजेक्शंस की उम्मीद हो तो अवॉइड करिए, ठीक है। ये अपनी लाइफ में भी ध्यान रखिएगा। यस सर, क्लियर। चलो अब आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगली क्लास का टाइम हो गया है, चलिए ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।